एक लड़की आधी रात को अपने ही घर से अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गई और पीछे कोई सुराग भी नहीं मिला। पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे एक डरावनी सच्चाई सामने आने लगी। जब सच सामने आया तो पूरा देश हैरान रह गया। ईव कार्सन का जन्म 19 नवंबर 1985 को जॉर्जिया में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत मेहनती और फोकस्ड थी। स्कूल के दिनों में वो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट रही, एक नर्सिंग होम में बुजुर्गों की मदद की और ऐसे सेंटर में भी काम किया जहां परेशान और तकलीफ झेल रहे टीनेजर्स को सहारा दिया जाता था। इसके अलावा उसने कांग्रेस में पेज के रूप में काम किया और स्टेम सेल रिसर्च लैब में भी मदद की। यह सब उसने तब किया जब वो एक स्टूडेंट थी। हाई स्कूल में शानदार नंबरों के साथ पास होने के बाद उसने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उसने पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी दोनों में डिग्री ली। उसकी मेहनत और टैलेंट की वजह से उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप भी मिली। जल्दी ही वो यूनिवर्सिटी में एक लीडर बन गई और कई स्टूडेंट ग्रुप्स में अहम रोल निभाने लगी। लेकिन ईव यहीं नहीं रुकी। उसने समाज सेवा जारी रखी और एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को साइंस पढ़ाया। गर्मियों में वो इक्वाडोर गई, जहां उसने डॉक्टरों की मदद की। इसके अलावा उसने क्यूबा में एक सेमेस्टर पढ़ाई की और मिस्र में एक रिसर्च टीम का हिस्सा भी बनी। वो हर मौके को कुछ नया सीखने और दूसरों की मदद करने में लगाती थी। अपने कॉलेज की वो सबसे खास और होशियार स्टूडेंट्स में से एक थी। उसके सपने बड़े थे और वो उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ भी रही थी। ग्रेजुएट होने से पहले ही ईव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिल गया था। वो प्लान कर रही थी कि जैसे ही डिग्री मिले तुरंत काम शुरू कर देगी। मार्च 2008 में ईव 22 साल की थी और अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी। वो कैंपस के बाहर अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ एक घर में रह रही थी। 5 मार्च की रात करीब 1:30 पर उसके रूममेट्स एक पार्टी के लिए निकल रहे थे। उन्होंने ईव को भी चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी और अगले दिन की क्लासेस की तैयारी करनी थी। इसलिए उसके दोस्त बिना ईव के ही पार्टी में चले गए और सुबह करीब 4:30 पर वापस लौटे। जैसे ही वे घर पहुंचे उन्हें कुछ अजीब लगा। सामने का दरवाजा खुला था और घर की सारी लाइटें जल रही थीं, लेकिन ईव कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसके अलावा उसकी कार भी गायब थी। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। ईव आधी रात को अकेली क्यों चली गई और दरवाजा खुला क्यों छोड़ गई? दोस्तों ने उसे कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी दोस्तों ने सोचा कि शायद ईव को अचानक कहीं जाना पड़ा हो, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्दी वापस लौट आएगी, लेकिन अगला दिन भी बीत गया और ईव का कोई पता नहीं चला। तब उनमें से एक दोस्त ने आखिरकार पुलिस के पास जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब उसने पुलिस को सारी बात बताई तो पुलिस ने उसे एक डरावनी खबर दी। उसी सुबह पुलिस को एक लड़की की लाश मिली थी, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई थी। पुलिस ने ईव के दोस्त को तस्वीर दिखाई और उसने तुरंत ईव को पहचान लिया। पता चला कि सुबह 5 बजे के आसपास ईव के लापता होने के कुछ ही समय बाद पुलिस को एक महिला का फोन आया जो ईव के घर से लगभग 1 मील दूर रहती थी। उसने कहा कि वह गोलियों की आवाज से चौंक कर जाग गई। उसके बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। वह घबरा गई और समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब उस इलाके में जाकर देखा तो उन्हें ईव की लाश जमीन पर पड़ी हुई मिली। जब पुलिस को लड़की की लाश मिली तो उसके पास न कोई आईडी थी, न फोन, न ही कोई चीज जिससे पता चलता कि वो कौन है। बस इतना साफ था कि उसे कई गोलियां मारी गई थीं। बाद में जब उसके दोस्त ने तस्वीर देखकर बताया कि वो ईव है, तब पुलिस ने उसके रूममेट से बात की और पूरी रात का हाल जानने की कोशिश की। रात 1:30 पर ईव घर पर पड़ रही थी और सुबह 5 बजे वो अपने घर से 1 मील दूर मरी हुई मिली। अब सवाल ये था कि वो वहां कैसे पहुंची और उसके साथ ये सब किसने किया? उसकी कार भी गायब थी, इसलिए पुलिस को शक हुआ कि शायद ये एक डकैती का मामला हो सकता है। यह शक तब और भी मजबूत हुआ जब पुलिस ने ईव के कमरे की तलाशी ली और देखा कि उसका पर्स और क्रेडिट कार्ड भी गायब है। ये चीजें लाश के पास कहीं नहीं मिली। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि उस लड़की के साथ कोई यौन हिंसा नहीं हुई थी, जिससे यह साबित हुआ कि मामला कुछ और ही था। फिर पुलिस ने उसके फोन के रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि उसका आखिरी सिग्नल शहर के बाहर एक हाईवे के पास एक सेल टावर से आया था, लेकिन उसका फोन कभी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे ने इसे कहीं जंगल में फेंक दिया है। इस बीच पुलिस को पहली सफलता मिली। ईव के घर से कुछ ही मील दूर एक कार मिली जो उसके विवरण से मेल खाती थी। पुलिस ने उसे तुरंत फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट के लिए फोरेंसिक टीम को भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने कुछ और भी खोजा। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ईव के कंप्यूटर का भी पता लगाया, जिसका इस्तेमाल वो पढ़ाई के लिए कर रही थी। पता चला कि कंप्यूटर लगभग 3:30 तक चालू था। इसका मतलब यह था कि जब उसके दोस्त पार्टी में चले गए
तब भी ईव कम से कम 2 घंटे तक घर पर ही थी। उसके बाद ही वो किसी कारण से 1 मील दूर पहुंची, जहां बाद में उसकी लाश मिली। इस बीच ईव की हत्या की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और उसके कॉलेज कैंपस में शोक की लहर दौड़ गई थी। वह कई क्लबों और ग्रुप्स से जुड़ी हुई थी, इसलिए हर कोई हैरान था कि वह अब हमारे बीच नहीं रही। दुख के साथ साथ डर भी फैलने लगा था। फिर अचानक इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा मोड़ आया। पता चला कि किलर ईव के क्रेडिट कार्ड्स लेकर गया था। पुलिस ने उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक किया और जो पुलिस ने देखा वो बहुत बड़ा क्लू था। ईव के कंप्यूटर के आखिरी इस्तेमाल के सिर्फ 18 मिनट बाद किसी ने उसके बैंक अकाउंट से 2 बार में कुल $700 निकाल लिए थे। फिर उसी शख्स ने और पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए ट्रांजैक्शन फेल हो गया। ये पैसे एक एटीएम से निकाले गए थे, जो शहर के दूसरे कोने में एक शॉपिंग सेंटर के पास था। पुलिस ने तुरंत वहां की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और इस बार उन्हें एक बड़ा सबूत मिल गया। वीडियो में एक आदमी ईव की कार में बैठा हुआ दिखाई दे रहा था और वो मशीन में उसका एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। वीडियो में एक और चीज नजर आई, कार की पीछे वाली सीट पर कोई और बैठा था। पुलिस को शक हुआ कि वो ईव हो सकती है, लेकिन फुटेज इतनी धुंधली थी कि कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कोशिश की कि वीडियो को क्लियर किया जा सके, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि उस सस्पेक्ट ने शहर के कई और एटीएम में भी ईव के कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन एटीएम्स में कोई कैमरा नहीं था, जिससे जांच आगे बढ़ाना और मुश्किल हो गया। यह सिलसिला 7 मार्च तक चलता रहा, जब पुलिस को एक और ट्रांजैक्शन ट्राई का अलर्ट मिला। इस बार सस्पेक्ट रात करीब 12:30 पर एक 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर पर पहुंचा और एटीएम यूज करने की कोशिश की, लेकिन ईव के बैंक ने ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया। पुलिस तुरंत उस स्टोर पर पहुंची, जो पास के एक शहर में था। अच्छी बात यह थी कि वहां एक सही से काम कर रहा सिक्योरिटी कैमरा लगा था। जब उन्होंने उस रात की फुटेज चेक की, तो उन्हें एक आदमी दिखा जो ईव का कार्ड यूज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। ये शख्स पहले एटीएम फुटेज में दिखाए गए आदमी से अलग था। पुलिस को एहसास हुआ कि ईव की हत्या में एक से अधिक लोग शामिल थे, या फिर हत्यारे ने उसका कार्ड किसी और को दे दिया था। उन्होंने उस दूसरे सस्पेक्ट की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन पहले की तरह फुटेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसकी पहचान हो सके। इसलिए पुलिस ने मदद के लिए जनता की ओर रुख किया। उन्होंने कैमरों से ली गई दोनों तस्वीरें मीडिया को जारी की, इस उम्मीद से कि कोई तो उन्हें पहचान लेगा। चूंकि इलाके में लगभग सभी लोग इस मामले के बारे में जान चुके थे, इसलिए पुलिस स्टेशन पर फोन आने लगे। लेकिन एक बार फिर इनमें से कोई भी कॉल पुलिस को ईव कार्सन की हत्या करने वाले तक नहीं पहुंचा सका। यह सब 12 मार्च को बदल गया, जब पुलिस को आखिरकार एक ऐसा सुराग मिला जो उम्मीद जगाने वाला था। एक शख्स ने संपर्क किया और कहा कि उसने दूसरे निगरानी वीडियो में दिख रहे उस व्यक्ति को पहचान लिया है, जो कन्वीनियंस स्टोर से था। उस शख्स के अनुसार उस व्यक्ति का नाम डेरियो एटवाटर था। पुलिस ने एटवाटर के बैकग्राउंड की जांच शुरू की और जो कुछ उन्होंने पाया वह काफी चौंकाने वाला था। मात्र 21 साल की उम्र में उसका पहले से ही एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था। उसे डकैती, मारपीट, नशीली दवाओं के अपराध और अन्य मामलों में कई बार गिरफ्तार किया जा चुका था। उसने कुछ समय सलाखों के पीछे बिताया था, लेकिन कई मौकों पर उसे जल्दी रिहा भी किया गया था। उन्हें यह भी पता चला कि ईव की हत्या के ठीक 2 दिन बाद डेरियो को प्रोबेशन के दौरान एक हैंडगन के साथ पकड़े जाने के कारण अदालत में पेश होना था। पुलिस ने एटवाटर की पुरानी तस्वीरें निकाली और उन्हें स्टोर से मिले फुटेज से मिलाया। इन दोनों में बहुत समानताएं थीं और यह साफ था कि दोनों एक ही व्यक्ति थे। पुलिस को यह भी पता चला कि डेरियो उस स्टोर के पास ही रहता था, इसलिए वे सीधे उसके घर गए। पूछताछ में डेरियो ने जोर देकर कहा कि उसका हत्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निगरानी फुटेज ने उसे फंसा दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को यह भी पता चला कि वह एक 17 साल के लड़के लॉरेंस लवेट से नियमित संपर्क में था, जो खुद पहले ही कई अपराधों में शामिल हो चुका था। जब पुलिस ने लॉरेंस के फोटो देखे तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही लड़का था जो पहले एटीएम फुटेज में ईव की कार के पीछे बैठा था। लेकिन डेरियो के मुकाबले लॉरेंस बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद को अपने घर में बंद कर लिया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि स्वॉट टीम को बुलाना पड़ा। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और बताया कि उसका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां वे मुकदमे का इंतजार कर रहे थे। चूंकि उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था, इसलिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सेल फोन डेटा निकाला और जो उन्होंने पाया
वह काफी दिलचस्प था। जिस रात ईव की हत्या हुई, दोनों सस्पेक्ट्स के फोन उसके पड़ोस के पास एक टावर से पिंग हो रहे थे, भले ही वे दोनों दूसरे शहर में रहते थे। पुलिस का मानना है कि डेरियो और लॉरेंस ने ईव को बिना किसी योजना के चुना। वे बस किसी को लूटने की तलाश में थे और उन्हें पता चला कि वह आधी रात को घर में अकेली है। एटीएम ट्रांजैक्शन से पता चला कि सस्पेक्ट्स ने उसे कई जगहों पर ले जाने पर मजबूर किया, जहां उसने अपना पिन दर्ज किया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे दैनिक लिमिट की वजह से $700 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, तो वे उसे शहर के किनारे एक सुनसान जगह ले गए। वहीं पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अपराध की बेरहमी को देखते हुए प्रोसिक्यूटर्स ने डेरियो के लिए डेथ पेनल्टी की मांग की, लेकिन लॉरेंस का केस थोड़ा पेचीदा था। उसकी रोल पर और गहराई से विचार किया जा रहा था। चूंकि वह एक माइनर था, इसलिए उसे सबसे कठोर सजा आजीवन कारावास हो सकती थी। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स को पता था कि उनके पास जो सबूत थे वे अकेले कन्विक्शन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने एक चालाक कदम उठाया। उन्होंने डेरियो को एक सौदा पेश किया, डेथ पेनल्टी को हटाने के बदले में गिल्टी होने की दलील दी, और वह सहमत हो गया। डेरियो ने स्वीकार किया कि वह और लॉरेंस उस रात डकैती करने और कुछ जल्दी पैसे कमाने के लिए निकले थे। उसके अनुसार लॉरेंस ने फोन किया और बताया कि वे यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहे हैं। जब वे पड़ोस से गुजर रहे थे तो उन्होंने ईव को उसके घर की खिड़की से देखा, और उसी समय उन्होंने अपना कदम उठाया। अपनी बंदूकों से लैस होकर वे अंदर घुस गए और उसे उसकी ही कार में जबरन बैठा लिया। इसके बाद वे कई एटीएम में गए और जितना हो सके उतना पैसा निकालने की कोशिश की। इस बीच ईव उनसे भीख मांगती रही कि वे उन्हें जाने दें। उसने वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो बस घर जाना चाहती है। लेकिन उनका प्लान कुछ और ही था। डेरियो के अनुसार उन्होंने उसे मारने का फैसला किया क्योंकि उसने उनके चेहरे देखे थे, भले ही उन्होंने उन्हें छिपाने का जरा भी प्रयास नहीं किया। अंत में वे उसे उस सुनसान सड़क पर ले गए और 2 बंदूकों से उसे कई बार गोली मारी। डेरियो ने कुछ ऐसा भी कहा जो वाकई दिल दहला देने वाला था। उसे मारने से ठीक पहले ईव ने उनसे उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। इसके बजाय उन्होंने उसे बेरहमी से गोली मार दी। अप्रैल 2010 में हत्या के 2 साल बाद डेरियो को दोषी पाया गया। दलील के कारण न्यायाधीश ने उसे डेथ पेनल्टी के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 30 साल की सजा भी सुनाई। फैसले के बाद डेरियो ने ईव के माता-पिता की ओर रुख किया। उसने जो किया उसके लिए माफी मांगी और कहा कि उसे जो भी सजा मिले वह उसका हकदार है। लॉरेंस ने दोषी होने से इनकार कर दिया और दिसंबर 2011 में उसका मुकदमा शुरू हुआ। उसके वकील ने उसका बचाव करते हुए जूरी को समझाया कि वह बेगुनाह है, लेकिन डेरियो का कबूलनामा और इन्वेस्टिगेशन में पाए गए सभी प्रूफ पर्याप्त से अधिक थे। इसलिए लॉरेंस को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2013 में राज्य अपील न्यायालय ने एक अलग मिसाल का हवाला देते हुए उसकी सजा को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि किशोर अपराधियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास बहुत कठोर और अनावश्यक था। नतीजा ये हुआ कि लॉरेंस को एक नया मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई और इस बार वह पहले से थोड़ा ज्यादा खुलकर अपनी बात रख रहा था। उसने अदालत से कहा कि हर कोई गलती करता है और जोर देकर कहा कि वो कोई राक्षस नहीं है, जैसा कि लोग मानते हैं। फिर भी उसने जो किया उसके लिए उसने कोई वास्तविक पश्चाताप नहीं दिखाया और अंत में न्यायाधीश ने एक बार फिर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कहानी में यह बात भी ध्यान देने लायक है कि लॉरेंस एक और डरावने मिलते जुलते मामले में भी शक के घेरे में था। जनवरी 2008 में ईव की हत्या से कुछ महीने पहले किसी ने एक 29 साल की छात्रा के अपार्टमेंट में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। ईव का केस सिर्फ राष्ट्रीय सुर्खियां ही नहीं बना, इससे वास्तविक बदलाव आया। 2008 की गर्मियों में उत्तरी कैरोलिना के सांसदों ने एक नया कानून पारित किया, जिसमें गिरोह से संबंधित अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए कठोर दंड और सख्त प्रक्रियाएं लागू की गईं। यह 1 दिसंबर को लागू हुआ और उस दिन से किए गए सभी अपराधों पर लागू हुआ। ईव के साथ जो हुआ उसके प्रत्यक्ष जवाब में यह कानून बनाया गया था। उसके कॉलेज में उसके नाम पर एक छात्रवृत्ति स्थापित की गई और उसकी स्मृति को सम्मानित करने के लिए परिसर में एक स्मारक उद्यान बनाया गया। 2009 में ईव का एक करीबी दोस्त अमेरिकन आइडल में फाइनलिस्ट बना। स्टेज पर परफॉर्म करते हुए उसने बताया कि कैसे ईव की मौत ने उसे ये कदम उठाने और ऑडिशन देने के लिए हिम्मत दी। उसने कहा कि अगर ईव नहीं होती तो शायद उसे कभी अपना सपना पूरा करने की हिम्मत या इंस्पिरेशन नहीं मिलती। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं?
कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।